ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और इस मंच पर आज आप हमारे साथ धन्यवाद। शुरुआत करेंगे बातचीत की। मेरा पहला सवाल आज के सबसे बड़े मुद्दे के साथ आपसे है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज की दरकार है, आज की जरूरत है। विपक्ष कह रहा है कि ये संघीय ढांचे पर सबसे बड़ी चोट है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सोच को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना के वन नेशन वन इलेक्शन, मैं समझता हूं कि जो आज समय की मांग है, समय की जरूरत है। आज जिस प्रकार से हर 6 महीने के पश्चात कहीं ना कहीं इलेक्शन का दौर चलता रहता है, उसको खत्म करने के लिए और जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आज चुनावों के अंदर होता है, इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी एनर्जी जो चुनाव के अंदर वेस्ट होती है, बार बार वेस्ट होती है, उसको रेगुलराइज करने के लिए यदि एक देश के अंदर एक बार के अंदर ही चुनाव हो जाएं, हर रोज जो हमारी डेवलपमेंट है, ये जब चुनाव होते हैं डेवलपमेंट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के अंदर सुधार का कदम है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को बिना सोचे समझे इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो इनका एक्चुअल जो हमारा एजेंडा है वो देश के अंदर सुधार लागू करना है, और जो सुधार जब होता है कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत भी होती है। आज जो लोकसभा के अंदर ये बिल पेश हुआ है, मैं बधाई देता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आज जो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस मुद्दे के ऊपर गहनता से विचार करेगा। मुझे इस बात की थोड़ी सी आशंका है कि विपक्ष को कोई भी मुद्दा यदि देश हित में आता है तो उसके ऊपर, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसके अंदर विचार होना चाहिए। चाहे वो विधानसभाओं के अंदर जाकर के इनके ऊपर विचार होना चाहिए, तब कोई एक अपनी राय बनानी चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुख है कि बजाय चर्चा के कोई भी सदन जो है, सदन को चलने नहीं दिया जाता, सदन को बंधक बनाया जाता है, और सदन के अंदर जो चर्चा ना होना, मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र के लिए घातक है। वो जो जनता, जो लोकतंत्र के अंदर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, वो उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि देश के मुद्दों के ऊपर संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर उन पर चर्चा हो, उनसे कोई अच्छा निष्कर्ष निकले। लेकिन बिना किसी चर्चा के जब बिल पास होता है, हो सकता है कि विपक्ष भी कुछ अच्छे सुझाव देता हो, लेकिन वो तभी सामने आएंगे जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा। आज महीनों महीने जो है 20 दिन 25 दिन संसद चलती नहीं है, संसद ठप रहती है, बिना चर्चा के बिल पास होते हैं, जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के हित में नहीं। लेकिन विपक्ष का ये आरोप हमेशा से रहा है और अभी भी विपक्ष का आरोप है कि आप चाहते नहीं कि विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले, और ऐसा ही वन इलेक्शन वन कंट्री को लेकर जो हम बात करें, वन इलेक्शन होगा, एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए, इसको लेकर विपक्ष का यही आरोप है कि आप चर्चा करना नहीं चाहते, आप मुद्दों से भागते हैं। और संघीय ढांचे पर चोट की बात कही जाए, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, लेकिन अब ये भी आरोप है कि संशय है उनको, जब आप 3 से 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, फिर पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे करवा देंगे आप? अभी कुछ देर पहले आपने सुना होगा, उदय भान जी ने भी यही सवाल उठाया कि आप कैसे संभव समझते हैं इस बात? देखिए, अभी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये बिल ठीक नहीं है, इसके अंदर कमियां हैं, बिना डिस्कस किए हम, बिना कोई बिल पास हुए या उसको हम 4 राज्यों के एक बार चुनाव कैसे करवा सकते हैं? आप ही तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कमियां हैं। आज लोकसभा के अंदर बिल पेश हुआ है, उस बिल के ऊपर चर्चा करिए। जो आपको लगता है कि इस बिल के अंदर यहां कमी है, उस कमी के अंदर कोई भी जो पॉजिटिव सुझाव हैं, सरकार, हमारी सरकार हमेशा खुले मन से उनको सुनने के लिए तैयार है, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर किसी विषय के ऊपर चर्चा ही नहीं होगी, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। आज जो जिस प्रकार से
विशेषज्ञों की राय लेकर के, बड़े बड़े जो देश के विशेषज्ञ हैं इसके इलेक्शंस के, लोकतंत्र के, उनकी राय को लेकर के ये बिल तैयार किया गया है। उसमें बहुत सारी असेंबलीज के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, बहुत सारे स्थानों पर डिस्कशन हुई है, और मैं समझता हूं कि अगर कोई कमी कहीं रह गई है, वो लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके अंदर चर्चा में जो बातें आए और उसके पश्चात ये बिल पास हो, ताकि देश को आगे प्रगति करने का जो मौका मिल सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 को भारत को एक विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार का जो संकल्प किया है, उसके लिए इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपको एक क्रेडिट जाता है, आपको एक श्रेय जाता है कि आपने एक पहल की थी हरियाणा के लिए अलग विधानसभा भवन बनाने की। आपने उसमें पहल की और उस पहल के बाद अब एनओसी मिली थी, बहुत चर्चाएं, बहुत विवाद हुआ। पंजाब ने कड़ा विरोध किया था इस बात का कि हरियाणा का हक नहीं बनता चंडीगढ़ में। हरियाणा से पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हुए नजर आए थे कि आपने हमारा पक्ष कमजोर किया है, कि आप 12 एकड़ जमीन क्यों देंगे पंचकुला से चंडीगढ़ को। वो विवाद असल में है क्या? ये अपने अपने जो हक जताए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, वो सच्चाई क्या है? हरियाणा के हक की जो लड़ाई, हम कहते कि हरियाणा की लड़ाई है, पंजाब वाले कहते पंजाब की लड़ाई है, हमारा अधिकार है, इस पर हमारा हक बनता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दो चीजें हैं कि एक, इसकी जरूरत है या नहीं है, आवश्यकता क्या है। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो आपने कहा, मैं सबसे पहले जो आज विधानसभा, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की स्थिति है वो आपके सामने जरूर रखूंगा कि आज इस बात की आवश्यकता क्यों हुई। हरियाणा प्रदेश का जो बना 1966 के अंदर बना था। 1966 के अंदर जो विधायकों की संख्या थी वो 54 थी। धीरे धीरे डिलिमिटेशन हुई, विधानसभाओं की संख्या बढ़ती गई। आज विधानसभा की संख्या 90 है। शायद 1966 के अंदर अगर परिस्थिति वही रहती तो शायद दूसरी विधानसभा की जरूरत नहीं पड़ती। आज 2026 के अंदर डीलिमिटेशन होने जा रहा है। उस डीलिमिटेशन की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें 125 विधानसभा की सीटें होने जा रही हैं। आज जो हमारी विधानसभा की स्थिति है, विधानसभा के अंदर जितनी सीटें हैं वो 90 से ज्यादा, अगर 2 सीट भी फालतू लगानी पड़ जाए तो हमारे पास वहां जगह नहीं है। इसलिए हम आज ही क्यों ना सोचें 2029 के लिए या 2026 के लिए। इसलिए ये प्रक्रिया हमने शुरू की थी। और जहां तक जमीन को चंडीगढ़ प्रशासन के देने की बात है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। शायद पंजाब के लोग भूल रहे हैं कि पंजाब ने भी अभी यहां पर पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर बना, पंजाब का चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने जमीन चंडीगढ़ प्रशासन से ली तो हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमने ये भी कहा, पीछे मुख्यमंत्री जो पंजाब के मान साहब, उनका बयान भी आया था कि हम भी ले लेंगे, तो हमने कहा भी आप भी ले लीजिए, अगर आपको जरूरत है तो आप भी ले लीजिए। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा की जरूरत है, आज केवल मैं 90 ये सीटों के बैठने की बात नहीं करता। आज हमारी विधानसभा के अंदर किसी भी एक मंत्री के बैठने के लिए सेशन के दौरान कोई जगह नहीं है, किसी के पास कोई एक भी रूम नहीं है। हमारे यहाँ 14 कमेटियां बनी हुई हैं जो विधानसभा की कार्रवाई संचालन के लिए बहुत जरूरी हैं। 14 कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका स्टाफ है, किसी एक के पास भी कोई एक कमरा नहीं है। आप देखिए 1966 के अंदर जब विधानसभा ये हमें भवन मिला था, अब प्रेजेंट जो है, उस समय मीडिया जो था, मीडिया केवल प्रिंट मीडिया था। केवल 40 या 50 अखबार छपते थे, 100 अखबार छपते होंगे, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर 40-45 मीडिया के हाउस थे। लेकिन आज चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज की हमारी जो रजिस्टर्ड हमारी विधानसभा के अंदर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो 160 हैं। हमारे पास तो 32 लोगों को बैठाने की जगह है। क्या मीडिया को अच्छी जगह नहीं मिलनी चाहिए?
क्या मंत्रियों को बैठने के लिए उनका कमरा अलग से मिलना नहीं लेकिन चाहिए? पंजाब इस पे ये दावा करता है सर, पंजाब ये दावा करता है कि चंडीगढ़ सिर्फ उनका है। नहीं, देखिए, समझौता जो हुआ ये- था उस समझौते में साफ लिखा है, और हम कहते हैं कि जो हिंदी भाषी गांव है वो हमें दे दीजिए। अब जनता को समझ नहीं आता कि असल में विवाद है क्या, या सिर्फ SYL हो या फिर विधानसभा भवन हो, ये सिर्फ मुद्दे रह गए हैं, राजनीतिक मुद्दे रह गए हैं ये देखिए, बिना जो हमारे गांव हैं, जो हमें जिस रिवार्ड की बात करते हैं, जिस फैसले की वो बात करते हैं, वो गांव देने की बात नहीं करते, चंडीगढ़ लेने की बात करते हैं। जब तक वो गांव नहीं हमें मिलते, या जो और फैसले के अंदर बातें तय हुई हैं वो नहीं होती, तब तक वो ये कहना कि चंडीगढ़ हमारा, केवल हम जो हमारे फायदे का वो तो हमने मान लिया, जो हमें हरियाणा को देना वो हम मानते नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा प्रदेश का भी उतना ही हिस्सा है, 60% और 40% हिस्सा है, और 40% हिस्से के ऊपर जब तक हरियाणा का एक एक चीज जो फैसले के अंदर लिखी गई है या हुआ है, वो जब तक हरियाणा को नहीं मिल जाता, तब तक चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा प्रदेश का पूरी तरह से दावा है। और पूरी दावा ही नहीं, चंडीगढ़ को हरियाणा किसी भी प्रदेश के उसके अंदर छोड़ेगा नहीं। अब ये भी साफ कर दीजिएगा न्यूज 18 के मंच से कि जमीन मिल गई है क्या, हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए जमीन मिल गई है क्या? देखिए, एक प्रयास शुरू किया, उसके अंदर बहुत सारी अधिकारियों के साथ, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बैठकें हुई। उसके अंदर हमने 10 एकड़ जमीन जो रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग है उसके साथ आइडेंटिफाई की। चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी, हरियाणा हमारे HSVP के अधिकारी मिलकर के वहां जाकर के उस जमीन का हमने मुआयना किया और ये तय किया कि ये जमीन हमें मिलनी चाहिए। उसके पश्चात कार्रवाई शुरू हुई, एलोकेशन की कार्रवाई शुरू हुई। जब लास्ट स्टेज के ऊपर विषय आया तो चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि क्योंकि ये जो जमीन है NGT से क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करा करके हमें दीजिए, तब हम ये जमीन जो आप हमें 12 एकड़ जमीन दे रहे हैं तब वो हम जमीन लेंगे। उसके पश्चात हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमने प्रयास किया और उसकी क्लियरेंस अब चंडीगढ़ प्रशासन के पास आ चुकी है। और मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही समय के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश को विधानसभा, नया विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ के अंदर जगह मिल जाएगी। चलिए, ये तो विधानसभा के नए भवन की बात रही। PU में भी अधिकार को लेकर आपने उस वक्त वेंकैया नायडू जी को लेटर लिखा था, वहां पर भी अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है, सालों से चल रही है। PU के ऊपर क्या सरकार अभी भी कुछ कर रही है? वो उस चिट्ठी के बाद, उस पत्र के बाद कुछ हुआ है कि वहां पर हरियाणा के कॉलेजेस को उनका हक मिले? देखिए, जब चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ, उस समय भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा था। शुरू से ही 1966 से लेके लगभग 1990-92 तक, तब तक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा प्रदेश भागीदार था। लेकिन किसी कारण से उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी थे, उन्होंने किसी एक विषय को लेकर के ये कहा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हम हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी हम कुरुक्षेत्र के अंदर बनाएंगे। लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का जो हिस्सा है पूरी तरह से बरकरार है। आज हमने ये कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो हमारे पंचकूला के कॉलेजेस हैं, अंबाला के कॉलेजेस हैं, जो यमुनानगर के कॉलेजेस हैं, उनकी एफिलिएशन होनी चाहिए। लेकिन आप पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ फिरोजपुर की, ये जो गंगानगर इधर, उनकी एफिलिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन गुरदासपुर की एफिलिएशन कर सकते हैं, लेकिन पंचकूला और अंबाला और यमुनानगर के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? वो अगर जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है 95, 92%, 96%, और जो हमारे बच्चे हैं हरियाणा प्रदेश के उनको compete करना पड़ता है 5% के अंदर। तो उस तरीके से जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बच्चों को, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या सरकार इस पे अभी भी कुछ कर रही है? देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं अभी भी? बिल्कुल। उस समय
एक विषय चला था कि इसको या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए या पंजाब जो ये कॉलेजेस हैं उनको जो एफिलिएशन है पंजाब यूनिवर्सिटी से की जाए। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी समय से इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो मुद्दा अभी जिंदा है। मुद्दा क्या है कि पंजाब के जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें हरियाणा प्रदेश की भागीदारी रहनी चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, अब मैं आना चाहूंगी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट पर। तीसरी दफा विश्वास जताया था पार्टी ने कि पंचकुला से एक बार फिर से टिकट आपको दी जाए। आपने कहा कि हजारों करोड़ के 5,000 करोड़ के काम आपने करवाए हैं पंचकुला में, और आपने कहा कि तस्वीर बदल दी, मैंने तकदीर बदल दी। फिर क्यों ऐसा हुआ कि विधायक बदल दिया जनता ने? देखिए, लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि है। जनता का जो मैंडेट है वो हर व्यक्ति को स्वीकार होता है लोकतंत्र में, और जो जनता ने फैसला किया है मैंने इसको खुशी से स्वीकार किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचकूला के अंदर जो 5,000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं वो नहीं हुए। मैंने ऑन रिकॉर्ड बुक छाप करके कौन कौन से काम हुए हैं उसकी लिस्ट दी थी। लेकिन जनता को जो चाहिए, जनता ने जो फैसला किया वो स्वीकार है, और जनता अब इसके बारे में भी कि जो उन्होंने निर्णय किया है वो निर्णय ठीक है या गलत है, इसका एहसास कुछ दिनों के अंदर जनता को होने लगेगा। लेकिन क्या आप जनता के साथ अब नहीं, आप नहीं चाहते कि पंचकुला का भी विकास हो? आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही है, भले ही वहां पे विधायक कांग्रेस के हैं। नहीं, मैंने ये पहली स्टेटमेंट के अंदर कहा कि पंचकुला का विकास रुकेगा नहीं। पंचकुला के विकास के लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़ेगा, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो मैं लड़ूंगा। पंचकुला आगे बढ़ना चाहिए, पंचकुला के लोगों को खुशहाली मिलनी चाहिए, पंचकुला के लोगों को जो एक अच्छा वातावरण है वो मिलना चाहिए। उसके लिए मेरा प्रयास जारी है, और जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे आज वो प्रोजेक्ट सिरे चढ़ने जा रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने काम शुरू किया था, आज मैं दावे से कह सकता हूं कि पंचकुला चंडीगढ़ से कहीं आगे निकल गया है। आज लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस पंचकुला बन गई है बजाय चंडीगढ़ की। अब आपके जीवन से जुड़े कुछ सवाल मैं करना चाहती हूँ। एक रिश्ता है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, बहुत करीबी रिश्ता आपका रहा है पंचकुला से। अब पंचकुला से जो पुराने लोग थे, बहुत पहले भी साथ मिला उनका, संगठन से, आलाकमान से आपको टिकट दिया, आपको विधायक बनाया, उसके बाद स्पीकर भी आपको बना दिया। अब रेखा शर्मा जी को रिवॉर्ड मिला है कि वो राज्यसभा चली गई हैं। आप कुछ किस्से, यादें साझा करना चाहेंगे इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो संगठन में रहते हुए, जो यहाँ पर संगठन मजबूत करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त मिली थी, आप भी उनके सिपाही थे, कोई किस्सा हो कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि रेखा शर्मा हमारी एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसके साथ हमने कार्य किया, पंचकुला के अंदर काम किया, उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ये पंचकुला वासियों के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन बहुत सारे बड़े चेहरों के लिए झटका है। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग रेस में थे, बहुत सारी उम्मीदें पाल के बैठे हुए थे, उनको तो झटका दे दिया। लोगों की इच्छा हर व्यक्ति की हो सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। और मैं समझता हूं कि जो फैसला किया है, एक बहुत ही एक महिला को एक रिप्रेजेंटेशन दी है, और फिर एक जो पढ़ी लिखी जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने 9 साल तक एज चेयरपर्सन वीमेन कमीशन काम किया देश के अंदर, वो राज्यसभा के अंदर हरियाणा के ही नहीं पूरे देश के मुद्दों के लेकर के वो वहां पर लड़ेंगी, ऐसा हमें पूरा यकीन है। और जैसा उन्होंने काम करके दिखाया वीमेन कमीशन के अंदर, इसी प्रकार से राज्यसभा में भी वो आगे बढ़ेंगी। और जहां तक आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहा, वो हमारे लिए मैं कहूंगा कि स्वर्णिम अवसर था हमारे लिए। वो जो 5 साल थे, उन 5 साल के अंदर मोदी जी के साथ रह करके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जो राजनीति के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। एक बात उन कहते थे हमारे कि किसी को लाइन जो है छोटी करके नहीं, अपनी लाइन बड़ी करके आप आगे बढ़ जाओ तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अर्थात आप अपना काम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, ताकि जो कोई दूसरा भी व्यक्ति आपके कंपटीशन में है वो पीछे रह जाए।
आपकी कोई नई भूमिका हम आने वाले वक्त में देखेंगे क्या? देखिए, ये निर्णय न मैं कर सकता हूं, ये निर्णय जो भी करता है संगठन करता हूं। और आज मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि आज मैं जो भी हूं, चाहे वो मैं चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष रहा, 3 बार रहा, मेयर रहा, चाहे वो विधायक रहा, यहाँ से स्पीकर रहा, वो सब संगठन की देन है। संगठन ने समय समय पर जो चाहा, जो निर्णय किया, मैं समझता हूं कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपने मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया। आप अभी भले ही विधायक नहीं, लेकिन हमने देखा कि आपकी नजदीकियां हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ। उनके कार्यकाल में, और इनका बहुत कम कार्यकाल, पहले भी चुनाव से पहले भी बहुत कम वक्त मिला और अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे सवाल कर रही हूं, एक तो कार्यकाल में क्या फर्क है, और जो बड़े बड़े वादे करके प्रचंड जीत के साथ फिर से सरकार बनी है, नए चेहरे के साथ मैं कहूंगी, कितना खरा उतरती नजर आ रही? क्या उम्मीदें हैं? 2047 में एक नए भारत का परिदृश्य आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से 3 महीने पहले और अब चुनाव के 2-3 महीने के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जनता के दिलों के ऊपर राज किया है, आज हरियाणा प्रदेश का केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के भी हैं, लेकिन वो मन से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो। आज वो जब किसी से भी मिलते हैं, बड़े खुले दिल से, खुशी से उनको जफ्फी डाल करके, उनसे प्यार से बात करके उसकी समस्या का समाधान करते हैं, तो और किसी व्यक्ति को, आम आदमी को या कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए। और उसी के कारण आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कुछ निर्णय हुए हैं, बहुत, जो मैं कहूंगा कि हरियाणा की प्रगति के लिए वो बहुत अच्छे निर्णय हुए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो उनके फैसले होंगे वो ऐसे अच्छे होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं, भले ही जनता ने इस बार आपको चुन के विधानसभा नहीं भेजा पंचकुला की, लेकिन पंचकुला का विकास नहीं रुकना चाहिए। पंचकुला हमारी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद। एजेंडा हरियाणा में आगे भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। अब विपक्ष की हम बात करें कुछ देर बाद। अशोक अरोड़ा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर बाद मंच पर हमारे साथ होंगे, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष की बात होती है, सरकार से हम मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं, और जो वादे किए जाते हैं उन पर हम सवाल करते हैं कि चलिए, आपने वादे तो किया, वादे निभाने का वक्त आ गया है। साथ में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मजबूत विपक्ष है, कांग्रेस की तरफ 37 विधायक चुनकर आए हैं, तो वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या योजनाएं, परियोजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? तमाम सवाल होंगे। अगले मेहमान हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी होंगे, तो कहीं मत जाइएगा। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा।